स्वागत है आपका इंस्पायरटेक एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग एटोन्यूएटर्स के बारे में बात करेंगे और एटोन्यूएटर्स कैसे डिजाइन की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। एटोन्यूएटर्स का काम क्या है, कहाँ उपयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये एटोन्यूएटर्स है क्या और इसके वर्किंग क्या है और इसकी स्पेशलाइजेशन क्या क्या है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे वीडियोस हमें आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं एटोन्यूएटर्स। तो एटोन्यूएटर्स पिछले टर्म में हम लोग नेटवर्क्स के बारे में पढ़े थे, टू पोर्ट्स नेटवर्क्स। ठीक है, उसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने सीखा था और समझा था, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन, मोस्टली ये सारे जो नेटवर्क्स है वो हमारे पार्ट होते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन की। और ट्रांसमिशन लाइन एक बहुत बड़ी वायर होती है जिसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा या मतलब इनफाइनाइट लेंथ तक की एक टू पोर्ट नेटवर्क ही होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एटोन्यूएटर्स जो है इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, होता क्या है, इन सब चीजों का प्रश्न, इन सारे सवालों का जो आंसर है आपको इस लेक्चर में आप अगर समझेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारी मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, बहुत सारे सेक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे हमारा सोर्स होगा और यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन होगा, यानी कि रिसीवर होगा। ठीक है, आप रिसीवर भी कह सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे ट्रांसमीटर भी, ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, मतलब यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जब भी किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर कोई भी सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है, तो सिग्नल क्या है हमारा, सिग्नल तो हमारा या तो एसी होगा या तो डीसी होगा, इस तरीके का कोई भी सिग्नल होगा। ठीक है, तो ये सिग्नल को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो किसी कारणवश अगर इसमें वोल्टेज और करंट, जो वोल्टेज और करंट है वो उसकी वैल्यू किसी न किसी कारण अगर बढ़ जा रही है, इसकी किसी पैरामीटर्स के कम होने की वजह से या किसी भी कारण से बढ़ जा रही है, तो जो हमारा डेस्टिनेशन पे पावर मिलेगा, ठीक है, वो हमारा ज्यादा मिलने लगेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि P इक्वल टू होता है V इंटू I, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो अगर V या I दोनों में से कोई भी एक चीज अगर बढ़ रहा है तो हमारा आउटपुट पे पावर बढ़ जाता है। बट हमको तो कोई एक डिजायर आउटपुट चाहिए, मतलब जो हमें चाहिए वो चीज ना मिलके उससे कहीं ज्यादा मिल जा रहा है। तो उसी चीजों को कम करने के लिए हम इस सेक्शन में कहीं पे एक एटोन्यूएटर सेक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस सेक्शन के बीच में हम कोई एटोन्यूएटर्स लगा दिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या लगा दिए हम, एटोन्यूएटर्स। अब एटोन्यूएटर्स लगा दिए तो ये एटोन्यूएटर्स क्या करेगा, ये एटोन्यूएटर्स जो होगा वो जो बढ़ा हुआ वोल्टेज या करंट रहेगा उसकी वैल्यू को कम कर देगा, जिसके वजह से इसके जो पावर है वो भी हमारा कम हो जाएगा। यानी कि जो चाहिए हो, अब ये तो हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं एटोन्यूएटर्स। ठीक है, अगर हम अपने हिसाब से, हमको पता चल गया कि यहाँ पे कितना पावर ज्यादा मिल रहा है, अब ज्यादा पावर मिल रहा है उतना पावर को कम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एटोन्यूएटर्स को डिजाइन कर लेंगे और वो एटोन्यूएटर्स हम इस ट्रांसमिशन लाइन में लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि उतना पावर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी पावर को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो हमें आउटपुट पे एक लिमिटेड पावर, ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा एटोन्यूएटर्स होता है और इसका एटोन्यूएटर्स का
एटुनेशन करना काम होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम छिड़क कहते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में, ठीक है, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में सोर्स और जो रिसीवर है, ठीक है, सोर्स और रिसीवर जहां पे हमको प्राप्त कराना है और जहां से हमें ट्रांसमिशन कराना है, उसके मध्य सिग्नल में डिजायर एटुनुएशन कराना, मतलब जितना चाहते हैं उतना हम एटुनुएशन, मतलब पावर को घटा देना ही हमारा क्या काम किसका होता है, एटुनुएटर्स का काम होता है। और उसके अकॉर्डिंग हम एटुनुएटर्स को डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारे एटुनेटर्स की। सिंपल वे में हम कह सकते हैं, समझने के लिए आप सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि एटुनेटर्स टू पोर्ट का वह एक पार्ट होता है जिसको सोर्स और लोड के बीच में कनेक्ट करके हम डिजायर एटुनुएशन प्राप्त करने के लिए उसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एटुनेटर्स हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो एटुनुएटर्स है ये बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है, और इसके जो हमारे इसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क, हम लोग अभी भी पढ़ते आए हैं, जितने भी टू पोर्ट नेटवर्क उसमें क्या कर रहे थे, मान लीजिए हम टी टाइप भी बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मान लीजिए हम टी टाइप बना रहे थे, तो आप प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो टी टाइप सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए असिमेट्रिकल है तो Z1 अपान या Z1 Z2, ठीक है, ये हो गया। तो ये देखिए क्या नाम है, जो हमारा सिमेट्रिकल टी टाइप टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है, इसमें हम Z लिए हैं, ठीक है। अब देखिए जो Z है, Z हमारा क्या होता है, R प्लस XL और XC, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या हमारा Z इक्वल टू R प्लस J ओमेगा X। अब X की जगह पे हमारा XL और XC कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जो XL और XC होता है, ठीक है, XL या XC की हम बात करें तो 1/2 पाई FC इसकी वैल्यू होती है। XL की बात करें तो XL की वैल्यू हमारी होती है 2 पाई FL। अब देखिए, और R तो हमारा रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए अगर हम बात करें Z में देखिए हमारा रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट आ जा रहे हैं। अब देखिए इमेजिनरी जो पार्ट है वो किस पे डिपेंड करे, यहाँ पे गौर से देखिए, वो टर्म जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ये भी हमारी फ्रीक्वेंसी पे, बट आर जो है हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो कभी भी एटुन्यूएटर्स बनाने के लिए हम जो रियल जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, जहां पे भी फ्रीक्वेंसी थोड़ा भी चेंज होगा हमारा जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एटुन्यूएटर जो होगा वो हमारा अलग वैल्यू देने लगेगा, ठीक है। तो कभी भी हम एटुन्यूएटर्स बनाते हैं तो किसकी बनाते हैं, रेजिस्टिव सर्किट की। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो हम एटुन्यूएटर्स डिजाइन करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, रेजिस्टिव होना चाहिए, ना कि हमारी इम्पिडेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे हम जेड ना लेते हुए केवल आर और आर यहाँ पे R1 या R2 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टिव नेट जो हमारा एटुन्यूएटर्स है वो प्राय रेजिस्टिव सर्किट का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियरली समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी एक समान फ्रीक्वेंसी चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर XL रहेगा तो फ्रीक्वेंसी की वजह से कुछ अलग परिवर्तन होगा,
और इसमें कुछ अलग परिवर्तन होगा। ठीक है, अब ये जब हम इंडिविजुअल कैपेसिटर और इंडक्टर पढ़ाएंगे तो आपको बता सकेंगे, और जब फिल्टर का टर्म आएगा ना तो उसमें ये सारे टर्म्स आपको बताएंगे कि फ्रिक्वेंसी पे कहाँ कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये बात की बात है। हमको अभी यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एटेन्यूएटर्स होता है वो रेजिस्टिव सर्किट का बना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो इस पे जो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर एटेन्यूएटर्स को डिजाइन करना है, बनाना है, तो एटेन्यूएटर्स हम सिंपली मान लीजिए टी है तो टी टाइप का हम, ये हमारा एटेन्यूएटर्स बन गया R1 R1 R2। अब ये R1 R2 की वैल्यू कैसे हमें निकालनी है, क्या रखनी चाहिए ताकि हमें डिजायर आउटपुट मिले, तो वो तो जब हम डिजाइन करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो वो बात की बात है। अभी हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये एटेन्यूएटर्स की स्पेसिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज तो आपको ध्यान होना हो गया होगा, पहला पॉइंट हमारा क्या है, एटेन्यूएटर्स रेजिस्टिव एलिमेंट का होना चाहिए। रेजिस्टिव एलिमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, अब रेजिस्टिव में हमारा आप पढ़े होंगे कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जो फेज कांस्टेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, यानी कि यहाँ पे बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। बीटा क्या, हम लोग क्या पढ़े थे अभी, जो आप प्रीवियस में पढ़े थे हम लोग, e टू द पावर गामा इक्वल टू e टू द पावर अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, ये चीज पढ़े थे ना। यहाँ पे हमारा ये एटेन्यूएशन था और ये हमारा क्या था, फेज कांस्टेंट था। तो रेजिस्टिव सर्किट में फेज हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, अगर फेज 0 हो जाता है तो फेज की तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब फेज 0 होने का मतलब कि जो R है ये एक समान फ्रीक्वेंसी पे रहेगा, मतलब इस पे फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हमें ये 0 हो जाने के बाद हमें केवल क्या, एटेन्यूएशन ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं e टू द पावर गामा इक्वल टू प्रोपोगेशन कांस्टेंट हमारे e टू द पावर अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा केवल अल्फा यानी कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट ही प्राप्त होगा, यहाँ पे फेज का कोई झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। क्या हो गया दूसरा पॉइंट, हमारा दूसरा पॉइंट हो गया e टू द पावर गामा इक्वल टू e टू द पावर अल्फा प्लस जे बीटा में बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी ये थ्योरी जो है हम आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा देंगे ये समझने के लिए, और ये अपने आप से भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एटेन्यूएटर्स होता है, एटेन्यूएटर्स में हमारा फेज कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, और जिसके वजह से प्रोपोगेशन कांस्टेंट हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से ये 0 रखेंगे तो e टू द पावर गामा इक्वल टू e टू द पावर अल्फा। ठीक है, यानी कि गामा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है हमारा, यही चीज तो हम समझा रहे थे। ठीक, तो ये इतना आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक ना, अब देखिए जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमारा फिक्स एटेन्यूएटर्स की बात करेंगे। अगर हम फिक्स टाइप के एटेन्यूएटर्स को की बात करेंगे तो उसका एक अलग से नाम हो जाता है कि फिक्स्ड टाइप एटेन्यूएटर्स इज नोन पोर्ट। ठीक है, क्या क्या नाम से जाना जाता है, पैड, सॉरी पोर्ट्स नहीं पैड्स। ठीक है, पैड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए जो कंडीशन होता है
कि एटोन्यूएशन की क्या क्या कंडीशन होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एटोन्यूएशन की कंडीशन क्या क्या होती है। कंडीशन ऑफ एटोन्यूएशन, ठीक है पहला। अब देखिए कंडीशन की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो कंडीशन में हमारा एटोन्यूएटर्स कैसा होना चाहिए। एटोन्यूएटर्स जो है डिजायर्ड एटोन्यूएशन दे, ठीक है, मतलब कि जितना हमको चाहिए, ठीक है, जिस हिसाब से हम उसको डिजाइन करें उतना ही हमें एटोन्यूएशन प्रदान करें, ठीक है। तो ये हमारा एटोन्यूएटर्स का कंडीशन है और ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका काम जो होता है कंडीशन होता है, ये हमारा इम्पिडेंस मैचिंग की तरह काम में लाया जा सकता है, ठीक है। इसका काम इम्पिडेंस मैचिंग की तरह होना चाहिए। इम्पिडेंस मैचिंग, अब इम्पिडेंस मैचिंग की अगर हम लोग बात करें तो इम्पिडेंस मैचिंग क्या होता था। जैसे आप लोग एक चीज पढ़े होंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कि ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रांसफार्मर कपलिंग जो होता है वो इम्पिडेंस मैचिंग का काम करती है। तो यहाँ पे भी एटोनेटर्स का यही काम होता है, काम होना चाहिए कि ये हमारे इनपुट इम्पिडेंस को आउटपुट इम्पिडेंस से मैच करा दे, जिसके वजह से पावर उस आउटपुट को प्रॉपर डिलीवर हो सके, ठीक है। अगर हम तीसरा बात करें तो तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए हमारा, ये ऑल फ्रीक्वेंसी पे एक समान एटोन्यूएशन करे, ठीक है। ऑल फ्रीक्वेंसी सेम एटोन्यूएशन, ठीक है। हम बताए थे अभी, इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसमें फेज कांस्टेंट 0 होता है जिसकी वजह से, और क्या नाम है कि रेजिस्टिव सर्किट का होता है, और रेजिस्टेंस में हमें फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से ये सारे फ्रीक्वेंसी पे सेम एटोन्यूएशन प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारी यहाँ तक एटोन्यूएटर्स की, और एटोन्यूएटर्स बनाने की कंडीशन, मतलब एटोन्यूएशन की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे इसकी यूनिट की, ठीक है। तो अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट इसकी 2 होती है, ठीक है। यूनिट इसकी 2 होती है। हम लोग पिछले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं हमारा डेसिबल, जिसको हम डीबी से इंडिकेट करते हैं। दूसरा हमारा नेपर, ठीक है, दूसरा हमारा नेपर। अब देखिए जो हमारा पहला एटोन्यूएशन इन डीबी हम बात करेंगे, टेन लॉग PS अपॉन PR। अब देखिए ये हमारा एटोन्यूएशन होता है, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा PS क्या होता है, PS हमारा सोर्स पावर, और PR हमारा रिसीव पावर, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, हम पीछे भी बता चुके हैं। अगर हम नेपर्स में बात करें, ठीक है, तो एटेन्युएशन इन नेपर, ठीक है। तो एटेन्युएशन नेपर्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारा अल्फा इक्वल टू हाफ लॉग बेस ई PS अपॉन PR, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, एटेन्युएशन इन नेपर, ठीक। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे हमारा
इनपुट पावर और आउटपुट पावर का रेशियो दे रहा है। ठीक है, अगर हमारा एटोन्यूएटर सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा तो आर आई जो इनपुट इम्पिडेंस होगा वही हमारा आर नॉट के बराबर होगा। ठीक है, आउटपुट इम्पिडेंस के बराबर होता है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो इन केस में अगर हम बात करेंगे कि ये केस अगर हमारा सिमेट्रिकल है तो हम एटोनेशन जो है वो डीवी को हम वोल्टेज और करंट के भी टर्म में लिख सकते हैं और नेपर को भी हम करंट और टर्म के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा पीएस होगा, पीएस क्या हो जाएगा, ये हमारा वीएस स्क्वायर अपॉन आर आई और हमारा पी आर क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर अपॉन आर नॉट। अब देखिए ये जो दोनों वैल्यू इक्वल आएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। अगर हम इन दोनों का अगर डिवाइडेशन कर दें, यहीं से देखिए अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा पी एस अपॉन पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा डिनोमिनेटर दोनों सेम है, सेम होने की वजह से कट जाएगा और फिर हमारा क्या बचेगा, वी एस अपॉन वी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, हम एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ठीक है, इफ आर आई इक्वल टू आर नॉट देन एटेन्युएशन इन डीवी क्या हो जाएगा, देखिए केवल आप इसके जगह पे रखिएगा। देखिए 10 log बेस ई पी एस अपॉन पी आर की जगह वी एस अपॉन वी आर का स्क्वायर कर सकते हैं, वी एस अपॉन वी आर का स्क्वायर। अब देखिए लॉग वाला फॉर्मूला में जो पावर होता है वो आगे मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी कि 20 log बेस ई वी एस अपॉन वी आर। ये हमारा एटेन्युएशन इन डीवी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हो गया। करंट के भी रिस्पेक्ट में इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करंट के रिस्पेक्ट में हमारा कैसे हो जाता है, इसको हम नेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कन्वर्ट करिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में हमें फॉर्मूला लिख के दिखाइएगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं कि इस चीज को थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिकली करिए, कैलकुलेशन करिए ताकि आपको भी एक्सपीरियंस हो। ठीक, अगर देखिए हम अगर करंट की बात करें तो करंट, अब नेपर्स वाला करंट और वोल्टेज में आपको करना है। ठीक है, हम यहां से अगर करंट की बात करें, अब देखिए तो करंट हमारा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, यानी कि पी एस तो आर आई हो जाएगा। ठीक है, आई एस और पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू आर नॉट। दोनों पे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये दोनों तो इक्वल होने की वजह से कट जाएगा। ठीक, हमारे यहाँ पे भी आ जाएगा पी एस अपॉन पी आर इक्वल टू आई एस अपॉन आई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी करंट में हमारा क्या हो जाएगा, 20 log बेस ई आई एस अपॉन आई आर। ठीक है, डीवी। तो ये चीज फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आपका काम है कि इसको नेपर्स में कन्वर्ट कर लेना और हमको कमेंट करना। ठीक है, अब देखिए कमेंट लाइक ये सब किया करिए, क्योंकि इससे देखिए कुछ आपका तो कुछ जाता है नहीं। ठीक ना, और हमको पता चलता है कि देखिए हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डेसिबल और नेपर में। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लॉग बेस ई पी एस अपॉन पी आर। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 10 पी एस अपॉन पी आर डिवाइड बाई लॉग बेस 10 ई। ठीक है, ये हमारा लॉगरिथम के फॉर्मूला से लॉग ए बी इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए से। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब हमारा लॉग 10 पी एस अपॉन पी आर इक्वल टू लॉग
10e इंटू लॉग बेस ई पी एस अपन पी आर, ये हमारा हो जाएगा। अब दोनों साइड हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हम ये 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और यहां पे हम क्या करें, यहां पे हम 1/2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये 10 इस 10 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए 10 log 10 पी एस अपन पी आर इक्वल टू, ये देखिए ये 2 को हम इस साइड लाएंगे तो 20 log 10 ई हो जाएगा, और इंटू 1/2 log पी एस अपन पी आर, इतना हो जाएगा। अब देखिए जो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी 8.686 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक। इनटू, अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, एटेन्यूएशन इन नेपर, हम लोगों को लिखा तो पहले पढ़े थे, इक्वल टू, ये देखिए ये हमारा एटेन्यूएशन इन डीबी, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया एटेन्यूएशन इन डीबी और एटेन्यूएशन इन नेपर में, ठीक है। कुछ नहीं करना था, हमको लॉगरिथम का फॉर्मूला याद रहा होगा, और इसी लॉगरिथम के फॉर्मूले पे ये सारा टर्म्स हम लोग नोट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा इसी को अगर हम बात करेंगे एटेन्यूएशन इन नेपर में, इक्वल टू हो जाता है 0.115 इंटू एटेन्यूएशन इन डीबी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे निकल के आया ये चीज आप लोग सीख लिए, ठीक है। तो यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर्स के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर्स में हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा पहला सिमेट्रिकल टाइप, एटेन्यूएटर्स, और दूसरा हमारा असिमेट्रिकल, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिकल टाइप एटेन्यूएटर्स वह होंगे जो जिसके इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस बराबर होंगे, और असिमेट्रिकल टाइप एटेन्यूएटर्स वह होंगे जिसके इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस बराबर होंगे। जैसे ये हमारा टी टाइप का एटेन्यूएटर्स है, तो ये हमारा R1 R2, ठीक है। यहाँ से इनपुट हमारा R1 प्लस R2, आउटपुट हमारा R1 प्लस R2। ये देखिए ये जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट रेजिस्टेंस, वो हमारे ये इनपुट रेजिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट और इनपुट इम्पिडेंस अगर इक्वल है, ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिकल हो गया। इक्वल नहीं है तो असिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो यही हमारे दो टाइप के एटेन्यूएटर्स होते हैं। एप्लीकेशंस तो हम आपको बहुत सारे बताए हुए हैं, ठीक है। डिजायर एटेन्यूएशन के लिए फिक्स टाइप एटेन्यूएशन या इम्पिडेंस मैचिंग, ठीक है, वेरिएबल एटेन्यूएटर्स, ये सारे टर्म्स के लिए हम एटेन्यूएटर्स का डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी हमारी बात होगी। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिजाइन ऑफ सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर्स, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करने की कोशिश करिए ताकि अदर्स बच्चों को भी ये सारे टॉपिक्स मिल जाया करें। ठीक है, और कुछ हमारा भी बेनिफिट होता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।